डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 जैसे मैंने गुरुत्वाकर्षण कल स्टार्ट कराया था, आज गुरुत्वाकर्षण क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, और उसके बाद कैपिटल जी जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। हेडिंग लगाइएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। मज़ा आने वाला है बच्चों, डेफिनेटली। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और अगर सब कुछ क्लियर है तो आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ आपको बताया था, यदि कोई दो पिंड, ये लीजिए भैया, एक पिंड ए और एक पिंड बी, इस पिंड नंबर ए का जो मास है यानी द्रव्यमान है m1 और इस पिंड नंबर 2 का जो मास है वो है m2, और दोनों r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। मैंने बच्चों बताया था r डिस्टेंस, यानी कि जो ये डिस्टेंस r देखेंगे वो हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखते हैं। देखिए, बनाने का तमीज़, बनाने का मैनर यही होता है कि आप सेंटर से सेंटर डिस्टेंस देखिए। तो m1 की सेंटर से m2 की सेंटर तक की डिस्टेंस r है। तो बच्चों, दोनों पिंड यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में फोर्स फील करेंगे, यानी दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल जो होगा वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी कहने का मतलब ये तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है ही है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। पहले नंबर पे ये कि जो F प्रोपोर्शनल टू है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ओके। दूसरा मैंने कंसेप्ट बताया कि उन दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को कंबाइन करने पर आपने कल निकाल दिया था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब बच्चों, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो बल लग रहा है जिसको हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ये हमेशा और हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, आकर्षण बल होता है। यानी कि ये ए पिंड बी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा। इसी तरीके से बी पिंड ए पिंड को अपनी ओर खींचेगा। वो बात अलग है कौन किसको खींच पाता है। m1 ज़्यादा है तो m1 खींचेगा, m2 ज़्यादा है तो m2 खींचेगा। और जो दोनों पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन होगा, यानी कि वो किसी लंबाई के अनुदिश काम कर रहे होंगे। तो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है हमेशा सेंटर टू सेंटर ही लगता है। ये बात ध्यान रखना, सेंटर से सेंटर के बीच ही लगेगा, यानी केंद्र से केंद्र की ओर ही लगेगा, कहीं और नहीं लगेगा। अगर कहीं और अगर आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है, मैंने बोला एक पिंड मेरे सामने ये है, दूसरा पिंड ये रहा, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए 10 मीटर है, और ये पिंड मान लीजिए 5 kg का है और ये है 10 kg का, सपोज दैट। अब जो फोर्स लगेगा वो हमेशा ये जो लाइन ए और बी है, यानी ए का सेंटर और जो बी का सेंटर है, सेंटर के अनुदिश ही लगेगा, या तो इस साइड में लगेगा या इस साइड में लगेगा। कभी ये वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है कभी ऐसे नहीं लगेगा, कभी ऐसे नहीं लगेगा, ये चीज़ हो जाएगी गलत। तो याद रखना कि हमेशा सेंटर टू सेंटर ही लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि ये आकर्षण बल है। आप आगे की क्लास में आएंगे, क्लास 12th में आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे, वो भी सेंटर टू सेंटर ही एक्ट करता है, किसी और डायरेक्शन में मत बना देना। अब बात कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में, तो यहाँ पर आपने देखा जो आपके सामने जो समीकरण निकल के आया है F = g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से आप g की वैल्यू निकालिएगा। g निकालने पर आप निकालेंगे f × r स्क्वायर अपॉन m1 × m2। ठीक है। अब बच्चों, g का मान क्या हुआ, g का मतलब क्या हुआ, यदि आप इसी इक्वेशन में आप r को 1 मीटर कर दीजिए, r को 1 मीटर कर दिया मैंने, यानी r की जो वैल्यू है वो है 1 मीटर। आप m1 और m2 दोनों को बराबर लेके आप 1 किलोग्राम के वेट रख दीजिए, यानी m1 का जो मान है वो m1 किलोग्राम है और m2 का मान भी 1 किलोग्राम है।
जरा आप इस इक्वेशन में रखिएगा, आर की वैल्यू 1 मीटर, m1 और m2 की जो आपके पास द्रव्यमान के पिंड हैं वह 1-1 किलोग्राम के जो पिंड हैं उनकी वैल्यू आप 1 किलोग्राम रख के देखिएगा। तो आप जो देखेंगे वो देखेंगे F इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय आर का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर इंटू m1 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मैं समझता हूँ कि जी की जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो एफ आनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें 1 हैं, सब कैंसिल आउट यानी 1, तो जी इक्वल टू एफ। अतः इस समीकरण से क्या निकल के आता है, ये समीकरण नंबर आप 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, समीकरण से ये निकल के आया कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी है वह गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। यदि दो पिंड जिनका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तथा वह एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, नहीं समझ में आया? यदि दो पिंडों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, एक पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, दूसरे पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, और दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो अगर 1 मीटर है, तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, वो हमेशा और हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, यानी G इज इक्वल टू एफ होगा। ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा। अब बच्चों G इज इक्वल टू एफ है, इसका मतलब G इज इक्वल टू एफ एक ही कंडीशन में बनता है, या तो R की वैल्यू आप 1 मीटर करो और m1 m2 की वैल्यू 1 किलोग्राम करो, तब वो अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल हो जाता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। G का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है G बहुत कम है, 6.67 10⁻⁻11। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी G की वैल्यू कम है तो ऑटोमेटिकली F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G किसी कम वैल्यू का क्वांटिटी आप m1 कर दीजिए 100 किलोग्राम, m2 कर दीजिए 1000 किलोग्राम, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यार G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 किलोग्राम है। इसका मतलब यही हुआ कि G आपका बहुत कम है G वैल्यू। आप यहाँ पर m1 कर लीजिए 20,000 किलोग्राम, m2 कर लीजिए 10,000 किलोग्राम, फिर भी आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना, क्योंकि मैंने बताया ना F हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल लगता है हमेशा दो पिंडों के बीच में, तो हमेशा और हमेशा ये कैसा रहेगा, ये बहुत कम रहेगा। G की जो वैल्यू रहेगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसकी SI यूनिट है बच्चों। और वहीं अगर मैं इसकी CGS यूनिट की बात करूँ, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड यूनिट की, तो CGS यूनिट की अगर मैं बात करूँगा तो ये CGS यूनिट में अगर जे SI यूनिट में मैंने बोला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो उसको बोलूँगा मैं डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये इसकी CGS यूनिट हो गई। तो कहने का मतलब ये आप SI यूनिट में लिखिए, CGS यूनिट में लिखिए। हम लोग SI यूनिट में सॉल्व करते हैं, SI यूनिट को फॉलो करते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आप नोट कीजिएगा। तो ये थी इसकी कुछ CGS यूनिट और SI यूनिट। एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं हम लोग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और एक कंसेप्ट भी इससे क्लियर होगा। मान लीजिए दो पिंड है मेरे सामने, एक पिंड A है और एक पिंड B है। ये 1 है, मान लीजिए ये 2 है। इस पिंड का जो द्रव्यमान है MA इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू, ये जो पिंड का द्रव्यमान दे रहा है वो दे रहा है 10 kg यानी 10 किलोग्राम, और इसका दे रहा है 20 किलोग्राम। और इनकी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, मैंने बताया ना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे, वो दे रहा है 3 मीटर। अब आपको पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालिए, यानी F गुरुत्वाकर्षण बल का मान आपको पूछा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसे निकालेंगे आप, आपके पास सिंपल एक तरीका है, फंडा वही बता रहा हूँ। F इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाइए G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी की वैल्यू अभी मैंने बताया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू m1 m2 यानी m1 10 kg mb 20 kg और r स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस 3। सभी चीज़ें यूनिट SI यूनिट में होनी चाहिए, मीटर में kg में आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। F इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन ये हो जाएगा 9। आप इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों, जो भी आंसर आए मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतने न्यूटन आपका आ रहा है।
तो कहने का मतलब ये इस न्यूमेरिकल से एक चीज़ हमें कंप्लीट निकल के आई कि f की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट सॉल्व कीजिएगा 6.67 इंटू 10⁻10 इंटू 20 मल्टीप्लाई करने के बाद f की वैल्यू फिर भी 10 की पावर में आएगी, वो बहुत कम आएगी यहाँ पर। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पर आप ये बताइएगा, मैं इसका आंसर ही बताता हूँ आपको। ये आ रहा है 14.82 इंटू 10⁻10 न्यूटन। अब आप एक चीज़ बताइए, 14.82 इंटू 10⁻10, आपको बस मल्टीप्लाई करना है 6.67 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 10⁻11 अपॉन 9। बस ये मल्टीप्लाई करके मैंने ये आंसर निकाल दिया है। मैंने तो डायरेक्ट बताया है, आप लोग खुद सॉल्व करना, आंसर यही आएगा, चेक कर लेना। अब ये बताइए, यहाँ पे कंसेप्ट वाली बात है, इस न्यूमेरिकल का मोटिव यही था लेके आने का कि कंसेप्ट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, कितना कम लग रहा है 14.82 यानी 14.82 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 न्यूटन। बहुत कम है यार, बहुत कम है बल, बहुत कम, हमें फील भी नहीं होगा, हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। तो ये 14.82 इंटू 10⁻10 न्यूटन जो निकल के आया है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरी चीज़ ये मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमेशा आकर्षण बल होगा सेंटर टू सेंटर ही लगेगा, केंद्र से केंद्र की ओर ही लगेगा। मतलब इस बॉडी को लग रहा होगा 14.82 इंटू 10⁻10 न्यूटन से ये अपनी ओर खींच रही होगी बॉडी को, क्योंकि मास इसका हैवी है, ये अपनी ओर खींच रही होगी। तो कितना बल लगा के खींच रही है 14.82 इंटू 10⁻10 यार, बहुत कम है, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आप ये सोचेंगे कि ये दो बॉडी रखी हुई है खींच रही है, ऐसा नहीं, हाँ लेकिन फोर्स फील हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स उसे बोलेंगे। तो बच्चों ये था गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उसकी परिभाषा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसको वेक्टर फॉर्म में हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।